देखिए यहाँ पर थर्ड पेपर का यूनिट नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर एक एस्से है अ रूम ऑफ वंस ऑन। अ रूम ऑफ वंस ऑन को लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। तो देखिए अ रूम ऑफ वंस ऑन ये एक प्रकार का एस्से है। इसको लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। ये पब्लिश किया गया 1929 ईस्वी में। और वर्जीनिया वुल्फ जो है 20th सेंचुरी की फीमेल ऑथर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑथर में से एक हैं। और बात करें ये एस्से जो है 2 लेक्चर पर बेस्ड है, जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने 1928 ईस्वी में न्यूनहैम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज में दिया था। और ये न्यूनहैम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज ये फर्स्ट 2 वीमेन कॉलेज है। और वहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर था इनका वो था वीमेन एंड फिक्शन पर इन्होंने लेक्चर दिया था। इसके बाद में बात करें थीसिस की, तो इसका थीसिस ये है कि वीमेन को मनी और जो है कुछ पैसे की नीड होती है, मनी की नीड होती है, और जो है खुद एक कमरे की नीड होती है, एक पर्सनल प्राइवेट रूम की नीड होती है, अगर ये लिखना चाहती हैं तो। क्लियर है? इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बताया वर्जीनिया वुल्फ ने कि नैरेटर अनइम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो भी बात बताई जाएगी वो हर वीमेन के लिए ज़रूरी है, हर वीमेन को रिप्रेजेंट करता है। नैरेटर यहाँ पर नैरेट करती है कि कहानी में कि ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी को फिक्शनल यूनिवर्सिटी के रूप में लेते हुए वो कहती है कि ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लॉन में वो बैठी हुई है और वो वहाँ पर बैठकर अपने लेक्चर को कंपोज करने के लिए ट्राई कर रही है, सोच रही है। और जब ऐसा की है तो वहाँ पर जो एक गार्ड आता है और इनको रोकता है और बोलता है कि ये जो लॉन है ये फेलोज और स्कॉलर्स के लिए रिजर्व है, ये आपके लिए नहीं है। एक्चुअली पार्ट 1 में मैरी बेटन के माध्यम से ये चीज़ बताई हैं वर्जीनिया वुल्फ ने। और यहाँ पर फिर आगे बताया जाता है कि आगे जब जाती हैं तो कई सारे जगह पर जाती हैं, जैसे ये जब गार्डन में जाती हैं तो गेट कीपर रोक देता है और बोलता है कि यहाँ पर जो है वीमेन एंट्री प्रोहिबिशन है, मना है। और दूसरा नंबर फिर ये आगे कई जगह पर जाते हैं, जैसे लंच पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर ये बड़े आश्चर्य हो जाता है, इनको बहुत सरप्राइज होता है कि किस तरह से मेन और वीमेन के बीच में ब्राइट कन्वर्सेशन हो रहा है। इस चीज़ को देखकर ये बड़ी आश्चर्य हो जाती है। बाद में ये डिनर के लिए ये फिक्शनल कॉलेज फर्नहैम में रुकी थी, वहाँ पर डिनर के लिए जाती है और डिनर खाती है। तो वहाँ का डिनर जो है, वहाँ का मील जो है वो कैंटीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग था। अभी अपने दिनों पर रिफ्लेक्ट करते हुए ये नैरेटर को इस बात का रियलाइज होता है कि विमेन को एजुकेशन, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी से दूर रखा गया है। और इस चीज़ का फ़ायदा यानी कि एजुकेशन, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी ये हमेशा मेन लोग ही इस चीज़ को एक्सेस में करते हैं, इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन नैरेटर गोज टू द ब्रिटिश लाइब्रेरी। अगले दिन नैरेटर जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते हैं एंड फाइंड्स डैट इट इज़ अ मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन। और ये नैरेटर यानी कि वर्जीनिया वुल्फ ये पाती हैं कि लाइब्रेरी जो कि लाइब्रेरी होनी तो चाहिए सबके लिए, लेकिन वो मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर ऐसा रूल है कि अगर फीमेल आते हैं तो उनके साथ में कोई मेल होना चाहिए। और इसके साथ में जैसे तैसे करके वो लाइब्रेरी में इंटर करती हैं। और जब लाइब्रेरी में इंटर करती हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मेन के द्वारा लिखी गई वीमेन पर कई सारी किताबें हैं, लेकिन उनको ऐसी कोई किताब नहीं मिलती हैं जो कि वीमेन पर हो और वीमेन के ही द्वारा लिखी गई हो। शी थ्योराइजेज डैट वीमेन हैव अ मिरर। वो आगे इस चीज़ को थ्योराइज करती है, एक तरह से थ्योरी में बताती है अपनी थ्योरी में
कि वीमेन जो हैं एक ऐसा मिरर की तरह हो गई हैं, इन विच एक ऐसे मिरर की तरह हो गई हैं जिसमें मेन लोग अपने आप को देखते हैं, ठीक है, उन पर राज करते हैं, उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। मतलब मेन चाहते हैं कि वीमेन जो है मेरे अनुसार काम करें, और इसके साथ में वो सुपरियॉरिटी दिखाना चाहते हैं। और आगे देखिए, जब वीमेन के लेगेसी को देखें तो वीमेन के लेगेसी के अनुसार नैरेटर को ये पता चलता है कि वीमेन के बारे में, वीमेन की लाइफ के बारे में बहुत मुश्किल से ही कोई जानकारी मिल पाती है। अर्थात वीमेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए वो हार्डली ही कोई इन्फॉर्मेशन पता चल पाता है। उसके बाद में इन्होंने सपोज किया, इन्वेंट किया खुद से, एक तरह से ये सपोज किया कि सपोज करो अगर विलियम शेक्सपियर की बहन, मान लो उसका नाम जूडिथ शेक्सपियर है, वो होती तब उसके बारे में क्या होता। वो ऐसी वीमेन हुए जूडिथ शेक्सपियर जो कि पोटेंशियल के साथ में जीनियस है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल कैपेसिटी है और जीनियसनेस के साथ में है, लेकिन उसे कभी एक शब्द लिखने का परमिशन नहीं दिया गया और ना ही उसे मैन की तरह फ्रीडम दी गई। और फाइनली उसने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट मेन, सॉरी यहाँ अगेंस्ट वीमेन, सोसाइटी जो है वीमेन के अगेंस्ट स्ट्रक्चर है। बिकॉज ऑफ दिस जूडिथ जो कि इतनी टैलेंटेड थी, बिल्कुल विलियम शेक्सपियर के बराबर, लेकिन उसे कोई अलाउ, उसके ऊपर लिमिटेशन रखा गया, उसने कॉमिट सुसाइड कर लिया। बट नाउ द नैरेटर, बट लेकिन होता क्या है, नैरेटर इस बात पर फोकस करता है कि वीमेन को लिखना चाहिए, है ना, अगर वीमेन लिखेंगी तो। और इसके साथ में नैरेटर ये भी करती है, एक वीमेन राइटर की पूरी हिस्ट्री, वीमेन राइटर की जो भी हिस्ट्री है, यानी कि जितने भी वीमेन राइटर ने जो कुछ भी लिखा है आज तक, उन सब की एक लिस्ट तैयार करती है और उसके माध्यम से वो एक दूसरे से ये कहते हैं कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और आगे वो जब वहाँ जाती है, न्यूनहैम और गिल्टन कॉलेज में जाती है, क्या करने, लेक्चर डिलीवर करने जब जाती है, तो वहाँ पर ये पाती है कि वो ऑडियंस को, यानी कि ऑडियंस का मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा इसी बात पर फोकस करती है कि आप जो है एक ऐसे लेगेसी क्रिएट करो, अपने डॉटर्स के लिए लेगेसी क्रिएट करो, ताकि वो जो हैं आपसे कुछ सीख सके। और वो जूडिथ शेक्सपियर के इमेज को कंज्यूम करती हैं और कहती हैं चलो ठीक है, थोड़ी देर मानते हैं कि जूडिथ शेक्सपियर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद जूडिथ शेक्सपियर की डेथ तो हो गई, लेकिन एक पोएट कभी मरता नहीं है। पोएट कहीं ना कहीं जीवित रहता है अपने पोएम के थ्रू, अपने क्वालिटी के थ्रू। तो इस तरह से हमें खुद जो है फोकस करना चाहिए। अब देखिए दूसरा सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स। इसको लिखा था साइमन डी बोवियर ने लिखा था। अब यहाँ पर साइमन डी बोवियर ने सेकंड सेक्स के रूप में वीमेन को कंसीडर किया है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि वीमेन हमेशा से हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक अपना प्लेस, हिस्ट्री में एक प्लेस बनाने के लिए, अगर वीमेन की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो वीमेन हमेशा अपना जगह बनाने के लिए वीमेन को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा। और वीमेन के अचीवमेंट का कोई रिकॉर्ड जो है 18th सेंचुरी के पहले तक वीमेन ने क्या अचीवमेंट्स किया, इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। जबकि वहीं पर मेन ने जो कुछ भी किया, छोटी से छोटी चीज़ों को किया, उन सबको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल बेसिस पर जो भी फ्रेंच वुमेन की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल स्टैंडिंग के लेवल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पैट्रियार्कल मेंटालिटी के रूलिंग के कारण इनमें सुधार विमेन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है।
इसलिए साइमन डी बॉबियर ने ये बुक लिखा द सेकंड सेक्स। इसके थ्रू इन्होंने यही बताया कि कंटेम्प्रोरी सोसाइटी में विमेन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक वर्क के थ्रू जो है ये एक तरह से क्रांतिकारी ला सकती हैं। देखिए द सेकंड सेक्स को पब्लिश करवाया गया 1949 में, पब्लिश इन्होंने करवाया और कहाँ पर करवाया, फ्रांस में करवाया। और इसके साथ में ये द सेकंड सेक्स एक फेमिनिज्म मूवमेंट में देखा जाए तो साइमन डी बॉबियर का एक रिवोल्यूशनरी वर्क है, एक क्रांतिकारी वर्क है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट हु मैनेजेस टू जस्टिफाई हर पोजिशंस बाय फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल थीसिस। क्योंकि ये साइमन डी बॉबियर ये फर्स्ट फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने विमेन के पोजीशन के लिए फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल थीसिस के बेस पर एक जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं राइटर के बारे में, यानी कि साइमन डी बॉबियर के बारे में। तो ये जो साइमन डी बॉबियर हैं एक फ्रेंच राइटर हैं, इसके साथ में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं और सोशल थ्योरिस्ट हैं। और जो है ये जो हैं चूँकि फीमेल हैं, इनके ऊपर फेमिनिस्ट एक्जिस्टेंशियलिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव आया है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर इनका इन्फ्लुएंस हुआ है। बात करें सेकंड सेक्स के बारे में, तो ये जो सेकंड सेक्स है इसमें ऑथर जो हैं पूरी हिस्ट्री में विमेन के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया है। और साइमन डी बॉबियर ने 14 मंथ जो है विमेन पर रिसर्च किया और उसके बाद में यानी कि 1946 से 1949 के बीच में 14 महीने तक विमेन पर काम किया और उसके बाद में ये बुक लिखा द सेकंड सेक्स। इसको 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया, एक फैक्ट एंड मिथ्स और दूसरा है लिव्ड एक्सपीरियंस। अब बात करें द सेकंड सेक्स, ये फेमिनिस्ट फिलॉसफी का एक मेजर वर्क माना जाता है। और जैसे देखिए फेमिनिज्म का 2 वेव आया था, एक था आपका फेमिनिज्म का 2 वेव आया था। एक जो था आपका वो क्या था, जिसमें विमेन को ये फ्रीडम दी गई, विमेन इस चीज़ पर फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको भी पैट्रियार्कल चीज़ों में प्रॉपर्टी मिले। लेकिन फेमिनिज्म के सेकंड वेव में ये बताया गया कि फेमिनिज्म को यानी कि फीमेल को सोसाइटी में मेल के इक्वलिटी दिया जाए। और इसके साथ में इन्होंने इस बुक का मोस्ट फेमस कोट है जिसको साइमन डी बॉबियर ने कहा, वन इज नॉट बॉर्न अ विमेन बट बिकम्स वन। कोई जब पैदा होती है तो वो वीमेन नहीं होती है बल्कि उसको वीमेन बनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा, इन सब के थ्रू। अब बात करें इस बुक का टाइटल द सेकंड सेक्स, ये जो है वीमेन को रिफर करता है, यानी कि द सेकंड सेक्स वीमेन को एज अ सेकंड सेक्स डिनोट करता है। और इसके साथ में बात करें मेल को यानी कि सोसाइटी को, क्योंकि उस समय की जो सोसाइटी थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक जो है द फर्स्ट सेक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। याद रखना है ना, सोसाइटी को जो है फर्स्ट सेक्स के रूप में कंसीडर किया गया, लेकिन वीमेन को द सेकंड सेक्स के रूप में कंसीडर किया गया था। इसके बाद में अगर मेन की बात करें तो मेन जो है फंडामेंटली कहीं ना कहीं वीमेन को अप्रेस करना चाहते थे, है ना, हर लेवल से। और साथ में मैन ने एक वीमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज कर रखा था, यानी कि हर फील्ड में वो वीमेन को सप्रेस ही करना चाहते थे। और इसके साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि विमेन जो हैं वो खुद ही नहीं बल्कि उनसे एक जो है रिलेटिव, मीन्स इसको ऐसे समझो, इस सोसाइटी में जो विमेन हैं, विमेन को हमेशा उनकी इंडिविजुअलिटी आइडेंटिटी के रूप में नहीं जाना गया। मतलब विमेन को विमेन की तरह से नहीं जाना जाता है, बल्कि सोसाइटी में अगर विमेन की कोई आइडेंटिटी है तो या तो विमेन को उनके पिता के नाम से पहचाना जाता है, या तो उनके भाई के नाम से, या तो उनके हस्बैंड के नाम से, या उनके बेटे के नाम से कंसीडर किया जाता विमेन को। विमेन को कभी उनको एक स्पेशल पोजीशन सोसाइटी में, स्पेशल प्लेस नहीं प्रोवाइड किया गया। और विमेन के लिए तो उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जबकि हर पर्सन का अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। अब जैसे ये द सेकंड सेक्स 2 वॉल्यूम में आया, पहला वॉल्यूम है फैक्ट एंड मिथ। तो देखिए फैक्ट एंड मिथ में बॉबियर ने जो है विमेन को इस रूप में डिस्क्राइब किया है कि विमेन जो होती है ना, एक ऐसी क्रिएचर्स होती हैं जिनका काम होता है ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज को ग्रो करना, एक्सपेंड करना, है ना। और आगे वो कहती हैं कि मेन के अनुसार अगर देखें तो वीमेन तो केवल एक रिप्रोडक्शन के लिए होती है ना। वीमेन का काम है कि बच्चे पैदा करना, ठीक है। और इसके साथ में वो धीरे धीरे जो है मेन के डोमिनेंस में रहना, मतलब यही सब रहता था, क्लियर है। और यहाँ पर एक जो है एंसेंट ग्रीक लाइक पाइथागोरस जिन्होंने लिखा है, देयर इज नो गुड प्रिंसिपल डेट क्रिएटेड ऑर्डर लाइट एंड मैन एंड अ बैड प्रिंसिपल डेट क्रिएटेड कॉज डार्कनेस एंड वीमेन। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो इन्होंने उनके घरों में मीन्स वीमेन को एक स्पेशल पोजीशन दिया, लेकिन जहाँ पर वीमेन से ये पाया गया कि वीमेन को उनके घरों में ही कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें लाइक डिस्क्रिमिनेशन जैसा फेस जो है स्ट्रगल करना पड़ा, भेदभाव घर में ही करना पड़ा। और वीमेन को इसी रूप में केवल हमेशा एग्जामिन किया जाता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड को स्प्रेड कैसे किया जाए, और इसके बाद अबॉर्शन के हिस्ट्री के रूप में वीमेन को देखा गया। साइमन डी बॉबियर जो हैं वीमेन के बारे में लिखते हैं, जैसे रोजा लग्जमबर्ग और इसके साथ में मैरी क्वेरी, इन्होंने कुछ वीमेन का एग्जाम्पल लिया है। और इन्होंने फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन, वर्जिनिटी, फीमेल सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग कॉपुलेशन, मैरिज, मदरहुड, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों पर फोकस किया है। बॉबियर कोट्स द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ 1878 इन विच अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन राइट्स, यहाँ पर देखें, इट इज एन इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट डेट मीट गोज बैड when touched by menstruating women। देखिए माइथोलॉजिकल लिटरेचर में अगर बात करें तो वीमेन को गॉड के रूप में, सॉरी गॉडेस के रूप में कंसीडर किया जाता है, जैसे गॉडेस दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सब के रूप में वीमेन को कंसीडर किया गया अगर माइथोलॉजिकल लिटरेचर की बात करें तो। फिर इसके बाद में आगे देखिए, वीमेन को हमेशा अपने अधिकार के लिए सोसाइटी से फाइट करना पड़ा, और साथ में इनका कोई खुद का अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक अर्थर रिम्बॉन्ड वो जो है लिखती हैं, होपफुली लिखती हैं कि वीमेन जो हैं वो एक फुली ह्यूमन बींग्स बन सकती हैं अगर मैन जो है उनको पूरी तरह से फ्रीडम दे दें, तो वो भी कुछ प्रूव कर सकती हैं। साइमन कॉर्ट करते हैं, हर बींग्स आर कट एंड देन सीज ब्लेम्ड फॉर नॉट नोइंग हाउ टू फ्लाई। साइमन डी बॉबियर कहते हैं कि पहले तो इनके पंख ही काट दिए जाते हैं और उसके बाद कहते हैं इनके ऊपर ब्लेम किया जाता है कि इनको उड़ना आता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि विमेन को पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है जब लर्निंग स्टेज होती है, और बाद में ये कहा जाता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। सेकंड वॉल्यूम जो कि
लिव्ड एंड एक्सपीरियंस है, उसमें बात करें तो बिहेवियर एनालाइज करती हैं कि किस तरह से लड़कियां जो हैं उनको टिपिकली रूप से बचपन से ही किस तरह से उनके साथ में ट्रीट किया जाता है, बचपन से उनकी फ्रीडम, उनकी थिंकिंग एबिलिटी, बाकी सारी चीज़ों को पर बाउंडेशन लगा दिया जाता है। और इसके साथ में वो गर्ल्स के अपब्रिंगिंग है ना, गर्ल्स का एक बॉय के साथ अपब्रिंगिंग के बारे में कंट्रास्ट देती हैं और कहती हैं कि एक छोटी उम्र से ही जो है गर्ल्स को एक इंफीरियर के रूप में देखा गया और गर्ल को एक वीमेन बनने के लिए सिखाया गया कि हाँ कि तुमको वीमेन बनना है। और फेमिनाइन मीन्स गर्ल्स को हमेशा याद दिलाया गया, हमेशा उसको कोसा गया तुम वीमेन हो और इसलिए फेमिनाइन में ही रहो। मीन्स जैसे कहा जाता है ना, लड़की हो लड़की की तरह रहो, ज़्यादा उड़ो मत। तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं कोट किया गया। और साइमन जो हैं उन फीमेल को डिस्क्राइब किए जो कि 2 वर्क में इन्वॉल्व है। मतलब साइमन के अनुसार उस समय फीमेल को केवल 2 ही कैटेगरी में डिग्निफाइड कर दिया गया। एक ऐसी वीमेन के 2 ही वर्क हैं, या तो हाउस होल्ड या तो घर का काम संभालें एंड वो, और दूसरा जो है अपने हस्बैंड के लिए बेड सर्विस प्रोवाइड करें। इन्हीं 2 में वीमेन जो हैं लिपट जाएं। जैसे एक तो हाउस होल्ड घर के कामकाज को संभाले और दूसरा नंबर हस्बैंड के मूड के अनुसार उनको बेड सर्विस प्रोवाइड करें। वीमेन को हमेशा एक पैसिव और सबमिसिव के रूप में देखा गया, लेकिन जबकि मेन को एक्टिव रूप से इनकरेज किया गया। एक 16 साल की ही एज से जो है कई सारे अनकंफर्टेबल थिंग्स वीमेन के ऊपर थोप दिया गया, जैसे प्यूबर्टी, अराउजल, फेयर, मेकअप, एक्सट्रीम मॉडेस्टी। ये देखिए इनके पास साइमन डी बॉबियर ने 16 साल से इन सबको फेस किया है ना, एक्सपीरियंस किया। कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अर्लीस्ट सेक्सुअल इन कंट्रीज आर विद ओल्डर गर्ल्स, मतलब कई सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि बहुत ही जल्द सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जहां पर उनको जो है ओल्डर गर्ल्स के साथ में रहने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता है। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सीधा सीधा ऐसे कहें, एक एडोलसेंट गर्ल जो होती हैं उनमें एक होप और एम्बिशन की उम्मीद होती है और उसके बेस पर उनको पैसिव और डिपेंडेंट बना दिया जाता है। और इसके साथ में 20वीं सेंचुरी में विमेंस की पॉलिटिकल, सोशल और एकेडमिक चॉइसेस की बात करें, फ्रांस में अगर 20वीं सेंचुरी के विमेंस की बात करें तो उनकी कोई भी चीज़ चॉइस है, चाहे वो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल बेस पर हों, वो सब लिमिटेड कर दी गई, क्योंकि उस समय जो सोसाइटी था वहाँ का वो सोसाइटी पैट्रियार्कल डोमिनेंस यानी कि मेल डोमिनेटेड बेस्ड सोसाइटी थी। और इसके साथ में उनके कई सारे वर्क को पब्लिशिंग भी नहीं करवाया गया। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब इस बुक यानी कि द सेकंड सेक्स जब लिखी गई तो इनको कई सारे नोटेबल लिटरेरी फिगर्स के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लेकिन साइमन डी बॉबियर का ये बुक द सेकंड सेक्स फेमिनिस्ट के सेकंड वेव में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसका जो है स्पेशली ये तब एक सेकंड वेव के रूप में काम करता है जब यूनाइटेड स्टेट्स में इसका पब्लिश करवाया गया द सेकंड सेक्स को। तब द सेकंड सेक्स एक द सेकंड फेमिनिज्म, द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के रूप में काम करने लगा। तो ये था आपका 2 सेक्शन। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नाम है फायर ऑन द माउंटेन। अब देखिए, फायर ऑन द माउंटेन इसको लिखा था अनीता देसाई ने। फायर ऑन द माउंटेन एक नॉवेल है, 1977 ईस्वी में लिखा गया, अनीता देसाई ने लिखा। ये जो है एक सॉलिट्यूड के सब्जेक्ट के साथ
एग्जिस्टेंटलिज्म और जो है फीमेल्स का पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी में वीमेन के साथ किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह से बिहेव किया जाता है, इस चीज़ के साथ में ये फायर ऑन द माउंटेन ट्रीट करता है। और फायर ऑन द माउंटेन जो है एक परफेक्ट ग्रीक मोड के बेसिस पर देखा जाए तो एक ये परफेक्ट ट्रेजेडी है। और फायर ऑन द माउंटेन में 3 पार्ट हैं, हर पार्ट कहीं ना कहीं वीमेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है। जैसे वीमेन कैरेक्टर में मेजर रूप से 3 हैं, बाकी कई हैं, नंदा कौल, राका और इलादास। इसके बाद में नॉवेल जो है एक बहुत ही ट्रैजिक मैनर में या ट्रेजेडी में लिखा गया है। और कहीं ना कहीं ये जो राका है ना के साथ में शुरू होता है, यानी कि राका के इर्द गिर्द ये नॉवेल घूमता है। और नॉवेल को एक स्टडी ऑफ ट्रॉमा के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। बात करें इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो इसमें कैरेक्टर हैं नंदा कौल जो कि नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की विडो हैं। और इसके साथ में एक इंटेलिजेंट और रिक्लेसिव टाइप की वुमेन है नंदा कौल। इसके बाद में राका जो है नंदा कौल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। और इसके साथ में नंदा ने जब इनको ऑफर किया था, मतलब नंदा के पास ये रहने चली गई थी। जैसा कि राका के माता पिता का नाम था तारा और राकेश। तारा और राकेश बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, मतलब दोनों लोग आपस में लड़ते थे। और जब ये जिनेवा गए थे तब इन्होंने क्या किया था, इनको नंदा के पास में छोड़ दिया था। इसके बाद इलादास जो हैं ये नंदा कौल की एक फ्रेंड हैं जो कि बचपन से ही फ्रेंड रही हैं। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल है और लाउड वॉइस है। और इसके साथ में ये क्लब फुट है। और इलादास जो हैं एक और हैं, ये एक वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम करती हैं। रामलाल जो हैं नंदा कौल के कुक हैं, है ना, कॉर्नेगो में उनके रसोई में काम करते हैं। और ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं और जो हैं इस कुक के बारे में अच्छा खासा इनको नॉलेज है। प्रीत सिंह की बात किया जाए तो प्रीत सिंह एक लोकल चाइल्ड ब्राइड के फादर हैं। ये प्रीत सिंह इलादास का रेप कर देते हैं और इनको मार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इलादास जो है एक 7 साल की लड़की को एक बूढ़े व्यक्ति से शादी होने के खिलाफ है और प्रोटेस्ट कर देती है। तब प्रीत सिंह इलादास का रेप करके उसको मार देते हैं। नंदा कौल का हस्बैंड एक वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी में, लेकिन भले ही वाइस चांसलर था लेकिन वहीं यूनिवर्सिटी में एक मिस डेविड मैथ की प्रोफेसर थी, उनके साथ में एक लंबे समय से अफेयर में था। और ये जो है नंदा कौल की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता था। लेकिन अभी तो ये डेड हो चुका है, मतलब इसमें डेड दिखाया गया है। इस नॉवेल में मिस डेविड एक मैथमेटिक्स की टीचर हैं और जिनके साथ नंदा कौल के हस्बैंड एक लंबे समय तक अफेयर में रह चुके हैं। आशा ये नंदा कौल की बेटी है ना, नंदा कौल की बेटी है। और आशा की बेटी का नाम तारा है। तो तारा की शादी हुई थी किससे? तारा की शादी हुई थी राकेश से, लेकिन राकेश और तारा के बीच में बनती नहीं थी और वे दोनों लोग बहुत ज़्यादा एब्यूज करते थे एक दूसरे को। और राकेश और तारा की लड़की थी राका, और इसलिए राका को उन्होंने अपने किसके पास भेज दिया? नंदा कौल के पास भेज दिया। इसमें एक प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट इलादास के द्वारा डिस्क्राइब होते हैं। प्रीस्ट एक बिग्ड मैन के रूप में दिखाया गया है और वो जो हैं वेस्टर्न मेडिसिन के अपोज हैं और साथ में विलेज में कई सारे बच्चों के डेथ के ये जिम्मेदार हैं। इसके बाद में समरी ऑफ नॉवेल
नोबेल की समरी की बात करें तो जैसा पता है ये जो है नोबेल, जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट की समरी की बात करें तो नोबेल जो है एक लेडी जिसका नाम नंदा कौल है, जो कि एक माउंटेन पर कसौली में, माउंटेन पर कसौली नाम का एक विलेज है, वहाँ पर रहती है। नंदा कौल का हस्बैंड वाइस चांसलर है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, और ये मर चुका है। नंदा कौल अब जो एक विडो का लाइफ जी रही है, और नंदा कौल का घर जो है यहीं पर सिचुएटेड है। कहाँ पर? कसौली में सिचुएटेड है। और ये जो है वहाँ पर यहाँ रह रही और आराम करती है, और तभी ये देखती है कि एक पोस्टमैन को आते हुए देखती है, और ये थोड़ा सा जब पोस्टमैन को देखती है नर्वस हो जाती है, सोचती है कि पोस्टमैन अभी कुछ ना कुछ बैड न्यूज लाएगा। अब पोस्टमैन यहाँ पर आता है और इनको एक पत्र देकर चला जाता है। जब पत्र देकर इनके हाथ में पत्र दे देता है, वो वहाँ पर जो है रामलाल के साथ में अकेले रहते थे, और जब पत्र को पढ़ती है तब नंदा कौल को पता चलता है कि आशा ने उसे पत्र लिखा है कि नंदा कौल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी कि आशा की लड़की जो है आपके साथ रहने के लिए सोच रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए रहने के लिए सोच रही है। अब आशा ने लिखा क्योंकि तारा और राकेश जो हैं जिनेवा जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आप जो है नंदा कौल से कह रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए इनको अपने साथ में रख लीजिए। तारा जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए डिप्रेस थी क्योंकि तारा का पति राकेश उसको मेंटली और फिजिकली रूप से हैरेस करता था, और साथ में आशा ने सोचा कि उसकी थोड़ी सी गलती तारा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चूँकि आशा की लड़की तारा थी ना, और तारा जो है आशा ने सोचा कहीं ना कहीं मेरी भी बेटी की गलती होगी, क्योंकि वो हो सकता हो कि अपने पति की ख्याल ना रख रही हो। आगे देखिए, नंदा कौल अब जो है एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड की वाइफ रह चुकी थी, और उसके पास जो है सारी चीज़ें थी, है ना। बच्चों के लिए उसने ज़िंदगी भर बच्चों का केयर किया था, इसलिए अब वो इन सब चीज़ों से हटकर एक अकेली लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन फिर ये बात इलादास को पता चलता है, और इलादास ने कहा कि नंदा कौल, मैंने सुना है कि आपके यहाँ ग्रेट ग्रैंड डॉटर आने वाली है रहने के लिए, कितना मज़ा आएगा, आपको तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। अभी तक आप भी अकेले रहती थी। नंदा कौल को याद है कि जब वो वाइस चांसलर की वाइफ थी तब वो इधर उधर मतलब बहुत टाइम बच्चों में व्यतीत करती थी, और इसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। लेकिन अब उस समय से वो नफ़रत करती है, और इसके साथ में रामलाल से वो डिस्कस करती है, और फाइनली जो है राका इनके यहाँ रुक जाती है, यानी कि नंदा कौल के साथ में रहने लगती है, क्योंकि रामलाल जो है राका को लेने के लिए गया था। सेकंड पार्ट की बात करें तो राका जो है फाइनली नंदा कौल के घर पर पहुंच जाती है, और राका जो है मतलब नंदा कौल राका को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हुए उसको गले लगाती है। राका जो इधर उधर की चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखती थी, घर में जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी, और इसके साथ में रामलाल से नए नए क्वेश्चन पूछा करती थी। नंदा जो है अपने थॉट में बिजी रहती थी। उसने ये पाया कि ये लड़की जो है ये भी कहीं ना कहीं मेरी तरह है, अपने थॉट में बिजी रहती है। अब राका जो है एक बार माउंटेन चली गई बिना किसी से बताए हुए। नंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ समय के बाद राका वापस घर पर आती है, और जब वापस आती है तो वो मिट्टी कीचड़ वगैरह लगे होते हैं, चूँकि ये मिट्टी में खेल कूद कर आती है। और जो है नंदा ने ना कुछ कहा ना ही राका ने कुछ बोला, और दोनों लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। और राका जो है चली गई कपड़ा चेंज करने, और जो है राका
भी अकेले रहना चाहती थी। रामलाल जो है पानी उबाल रहा था, राका के लिए पानी वाटर बॉयल कर रहा था, और ताकि जो है वो मतलब राका नहा सके। रामलाल जो है उसको कई सारी कहानियाँ बताता है। रामलाल जो है राका को ये साथ में क्लब में खेलता भी है ना। इस तरह से होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, नंदा को भी राका से लगाव हो जाता है। और जब तो यहाँ पर इला दास घूमने आती है नंदा के पास, और वो कहती है कि देखो मैं आऊँगी, मुझे भी राका से मिलना है। थर्ड पार्ट में इला दास आती है, राका से मिलने आती है। राका और वो जो है इला दास राका को किस करती है, और राका एक दूसरे से वो दोनों लोग बात करते हैं, और फिर इला दास अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब घर ये जाती है तो रास्ते में प्रीत सिंह इस पर अटैक कर देता है, इला दास के हाउस पर अटैक कर देता है। रास्ते में नहीं, इला दास के घर में अटैक कर देता है, और वो इला दास का रेप करता है और उसको मार देता है, क्योंकि इला दास ने 7 साल की लड़की को एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए जो है मना किया था, और उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट, प्रीत सिंह के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, इसलिए प्रीत सिंह ने ऐसा किया। अब नंदा कौल जो है, नंदा को ये न्यूज़ पता थी, नंदा को ये न्यूज़ पता थे, और उसे रियलाइज होता है कि वह एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जी रही है। लास्ट में राका जो है नंदा के पास आती है और उससे कहती है कि उसने जंगल में आग लगा दी है, और इसी के साथ में ये फायर ऑन द माउंटेन कंप्लीट होता है। देखिए थर्ड पेपर में जैस्मिन एक नॉवेल है। जैस्मिन को लिखा है भारती मुखर्जी ने। अब देखिए जैस्मिन एक नॉवेल है, इसको भारती मुखर्जी ने लिखा है। इसकी सेटिंग जो है 1980 ईस्वी के आसपास की गई थी। और जैस्मिन जो है अमेरिका के में एक यंग वुमेन के बारे में कहानी है। एक्चुअली जैस्मिन ये नॉवेल है, इसको 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में इसको पब्लिश करवाया गया था। और ये नॉवेल है बट डोमेस्टिक टाइप का नॉवेल है, और उसमें 241 पेजेज कंटेन होती हैं। जैस्मिन में कितने पेजेज हैं? 241 पेजेज हैं। और ये मुखर्जी का तीसरा नॉवेल है। इसके पहले इन्होंने 2 नॉवेल लिख दिया था, लेकिन ये तीसरा नॉवेल है। इसके बाद में बात करें, भारती मुखर्जी का ये तीसरा नॉवेल है, और इसको फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इसके कैरेक्टर्स की बात करें, जैस्मिन के कैरेक्टर हैं, पहला तो ज्योति, जिसे जैस्मिन, जेन या जेस भी कहते हैं, यानी कि ज्योति का 4 नाम है। ज्योति का नाम रखवाया था जैस्मिन प्रकाश ने, जो कि उनके हस्बैंड थे। जेन नाम रखवाया था बर्ड ने, और जेस नाम रखवाया था टेलर ने। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, जैस्मिन ये नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है। अब जैस्मिन जो है ये पूरे प्ले में अपने जर्नी में इंडिया से इवोवा, अमेरिका में है इवोवा की जर्नी में ये बहुत ज़्यादा ही सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा ही ये दुख दर्द झेलती है। और इसके बाद में दूसरा कैरेक्टर है प्रकाश। प्रकाश जो है जैस्मिन का फर्स्ट हस्बैंड है, और ये जैस्मिन से शादी करती है। कहाँ पर करती है? हसनपुर, इंडिया में। इंडिया के हसनपुर में प्रकाश से शादी होती है जैस्मिन की। और प्रकाश जो है सिटी का एक मॉडर्न मैन है, और प्रकाश ऑकेजन से एक इलेक्ट्रीशियन होता है। और ये जो है 2 जॉब करता है,
एक तो रिपेयरमैन के रूप में काम करता है और दूसरा जो है बुक कीपर के रूप में भी काम करता है। टेलर टेलर जो है जैस्मिन का एम्प्लॉयर है और जैस्मिन में लव इंटरेस्ट रखता है। इसके बाद में टेलर जो है डफ का फादर है। टेलर डफ का फादर है। बर्ड रिपलमेयर कौन है? तो बर्ड रिपलमेयर जैस्मिन का वो पति है जिससे जैस्मिन की मुलाकात इवोवा में होता है। मतलब जिसके माँ से मुलाकात जो है जैस्मिन का इवोवा में होता है और बर्ड रिपलमेयर की माँ ने ही अपने बेटे बर्ड को जैस्मिन से मुलाकात करवाया था। ड्यू दिन अब ड्यू जो है जैस्मिन और बर्ड का एडॉप्टेड बेटा है। जब ये 14 साल के थे, बर्ड जब 14 साल का था तब उनको अडॉप्ट किया गया था। बट 17 के एज में नॉवेल में यहाँ पर इनकी एज यानी कि ड्यू की एज 17 साल दिखाई गई है। डैरेल लुड्ज डैरेल जो है ये इवोवा में जैस्मिन का नेबर था। इवोवा में जैस्मिन का नेबर था। और इसके बाद में केरिन केरिन जो है बर्ड की एक्स वाइफ थी और बाद में जैस्मिन के लिए वो छोड़कर चली जाती है। इसके बाद में मास्टर जी ये ज्योति के टीचर थे जो कि उनको इंग्लिश के लिए इनकरेज करते थे। प्रोफेसर वधीरा, इनका पूरा नाम था प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा। प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा प्रकाश के प्रोफेसर थे और न्यूयॉर्क में रहते थे। इसके बाद में माताजी पिताजी, ये ज्योति के मम्मी और ज्योति के पापा थे। फिर यहाँ पर दीदा जो हैं पिताजी मदर, पिताजी की माँ थी, मतलब इनकी दादी थी। हु डजेंट वांट ज्योति टू रिमेन इन स्कूल, जो कभी नहीं चाहती थी कि ज्योति कभी स्कूल जाए। शी फाइंड्स अ ग्रूम फॉर ज्योति बट मास्टर जी कन्विंस फैमिली टू लेट हर कंटिन्यू विद हर स्टडीज। मास्टर जी यहाँ पर इनके फैमिली को समझाते हैं कि उसे अपनी पढ़ाई करने दीजिए, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। डफ जो है टेलर का एडॉप्टेड चाइल्ड है। बिली जो है टेलर की वाइफ है। लिलियन गॉर्डन जो हैं जैस्मिन की हेल्पर हैं, जैस्मिन की हेल्प किया था। अब समरी की बात करें तो जैस्मिन जो है ये कहानी शुरू होती है जैस्मिन के बचपन से। ये कहानी शुरू होती है जब जैस्मिन जो है, जहाँ पर जैस्मिन जंगल में लकड़ी लाने गई थी और जहाँ पर उसको एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है जिसने उसके फ्यूचर के लिए भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी ये कि उस एस्ट्रोलॉजर ने जैस्मिन के बारे में भविष्य ये किया था कि वह बहुत ही जल्दी विधवा हो जाएगी और उसे जो है देश से बाहर रहना पड़ेगा। देश के अंदर नहीं बल्कि देश से बाहर रहना, मतलब बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी, बहुत जल्दी उसका पति मर जाएगा, बहुत कम एज में शादी होगी और जो उसे देश से बाहर रहना पड़ेगा। ये स्टोरी जो है 24 ईयर्ड जैस्मिन जिसकी एज है 24 ईयर 24 साल की है, उससे शुरू होती है। जैस्मिन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और उस समय जैस्मिन प्रेग्नेंट रहती है और बार्डन में रहती है, इवोवा में रहती है। वो जो है अपने ओल्डर लवर पैरालाइज्ड बैंकर बर्ड रिपलमेयर के साथ में रहती है और बर्ड से ही जैस्मिन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। वो दोनों एक छोटे से कमरे में रहते हैं।
देखिए एक्चुअली यहाँ समरी की बात करें तो समरी शुरू होती है जैस्मिन, जिसका नाम पहले ज्योति था, ये जाती है जंगल में। तो जंगल में ऐसे कुछ काम करने जाती है, तो वहाँ पर इसको एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है। और एस्ट्रोलॉजर ने इनके लाइफ के बारे में भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन किया था कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी और तुम बहुत जल्दी एज में विडो हो जाओगी और साथ में तुमको देश से बाहर रहना होगा। इस पर जैस्मिन उस एस्ट्रोलॉजर पर चिल्लाने लगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर गुस्से से इनको मतलब धक्का दिया और ये गिर गई और इनके माथे पर जो है एक लकड़ी का घाव लग गया, जो कि चांद के आकार का बना हुआ है, निशान बन गया। इसके बाद में आते हैं अब ये जैस्मिन जो है, इनके भाई का नाम था हरि प्राण, उनके साथ में रहती थी। और जो है जैसे समस्या ये थी कि धीरे धीरे जैसे उम्र बीतती गई, समस्या ये थी कि शादी कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर शादी करवाने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति से शादी करवाया जाए जो कि दहेज प्रथा के खिलाफ हो। अब इस चक्कर में जो है उसका भाई अपने घर पर अपने दोस्तों को बुलाता रहता है और जो इससे कहता है कि अगर कोई पसंद आए तब बताना। लेकिन एक दिन जो है सुखविंदर आता है, जो कि सिख लायंस में से एक था। और ये सब इस ऐसे खिलाफ थे कि ऐसी औरतें जो साड़ी पहनती हैं, ये सब उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि वो जो है या तो हिंदू को मार देना चाहता था या तो ये चाहता था कि वो यहाँ से चले जाएं। आकर जो है बातें कर रहा था इनके भाई से, तभी उसी बीच में प्रकाश आता है। प्रकाश ने अपनी बातों से ऐसा कुछ बोला कि सुखविंदर वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार जो है जैस्मिन प्रकाश की बातों से इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे प्रकाश को पसंद करने लगती है। और उसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि क्या प्रकाश अंग्रेजी बोलना जानता है, तो उसका भाई बताता है हाँ जानता है। तो उसका भाई जो है इन सबको इन प्रकाश के अंदर की बात को जानने के लिए 3 टिकट लेता है और सिनेमा में जाता है। वहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे चलकर प्रकाश और जैस्मिन की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद एक दिन प्रकाश जो है ये सोचता है कि वो जो है अब अमेरिका में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका मालिक है बहुत खड़ूस है, वो पूरा पैसा नहीं देता है। अमेरिका में जाएगा। अमेरिका में एक प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा हैं, इनको पत्र लिख चुके थे कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा और तुम्हारे से छोटे एज वालों को भी मैंने नौकरी लगवा दिया है। अब क्या होता है, ये पत्र प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा का पत्र प्रकाश जो है जैस्मिन को दिखाता है और फिर ये दोनों डिसाइड कर देते हैं कि हाँ ठीक है। प्रकाश कहता है पहले मैं जाऊँगा, सब ठीक ठाक रहा तो मैं तुमको भी लेके चलूँगा। तो जाने से पहले प्रकाश ने जैस्मिन को एक साड़ी के शॉप पर ले गया और वहाँ पर जो है साड़ी दिलाने के लिए सोचा और दिला ही रहा था, तभी जो है वहाँ पर सिख लाइन के 2 मेंबर्स यानी सुखविंदर और बाकी लोग आए और वहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा दिए थे। ट्रांजिस्टर में बम था। जैस्मिन ने इस बात की तरफ इशारा किया और तुरंत जो है प्रकाश उस ट्रांजिस्टर के ऊपर कूद गया, मीन्स पेट के बल। और प्रकाश की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जैस्मिन बच गई। अब जैस्मिन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकली और फिर उसके बाद में आकर घर पर रहने लगी और सारी हाल खबर अपने भाई को बताई। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने पति के सपने को पूरा करेगी, अमेरिका जाने के सपने को पूरा करेगी। अपने भाई से कहती है कि नगला नगला नहीं नकली नकली वीज़ा बनवाए जिससे वो अमेरिका जा सके। उसका भाई हरे परेशान हो जाता है कि 19 साल की ये गांव की महिला ये कैसे जाएगी अमेरिका अकेले। लेकिन जैसे तैसे करके उसका भाई अरेंज करता है नकली वीज़ा की और ये जो है अमेरिका जाता है। लेकिन अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसे लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता, तो एक हाफ फेस नाम का करेक्टर आता है। हाफ फेस बहुत ही दुष्ट टाइप का होता है। वो इसको रिसीव करता है और एक सुनसान इलाके में ले जाकर मतलब इससे जो है फोर्स ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की बात करता है, लेकिन ये मानते नहीं। तो वो जो है हाफ फेस जैस्मिन का रेप कर देता है।
लेकिन जैस्मिन जो है बाथरूम के बहाने जाती है बाथरूम में और अपने सलवार में से एक तेज धारदार वाला चाकू निकालती है और उस चाकू से पहले तो सुसाइड करने के लिए सोचती है, लेकिन फिर बाद में ये अपनी जीभ को काट लेती है। और जीभ को काटने के बाद जब प्रकाश इनके हाफ फेस के पास आते, हाफ फेस लेटा हुआ आंख बंद करके लेटा था और इनका वेट कर रहा था, आते ही जैस्मिन ने हाफ फेस के गले को चाकू से उड़ा दिया, मतलब गले पर चाकू को मारा और खून बहने लगा। और इसके बाद उसने चादर से ढककर चाकू से हत्या कर दी हाफ फेस की। और इसके बाद वो वहाँ से निकली, खून वगैरह साफ करके कपड़ा चेंज करके वहाँ से निकली। तब उसको एक महिला मिलती है, लिलियन गार्डन। वो सारी चीज़ बताती है कि तुमको कैसे क्या क्या करना है, काफ़ी हेल्प करती है। और फिर ये आगे चलकर टेलर से इनकी मुलाकात होती है, सॉरी प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा से। प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा एक्चुअल में कोई प्रोफेसर वगैरह नहीं थे, एक्चुअली वो बालों का निर्यात करते थे। फिर आगे चलकर ये टेलर और बिली के यहाँ काम करने लगी। टेलर और बिली हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन टेलर की पत्नी बिली का अफेयर एक दूसरे मर्द से था जिसका नाम स्टुअर्ट था। कुछ दिन के बाद बिली जो है स्टुअर्ट के साथ भाग जाती है। और जब बिली स्टुअर्ट के साथ भाग जाती है तो उस समय टेलर और जैस्मिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ये दोनों साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसके बाद में फिर एक दिन सुखविंदर का सिख मेंबर वहाँ कहीं दिखता है और उसकी वजह से ये जैस्मिन फिर से उसको उस स्थान को छोड़ देती हैं और आगे चलकर एक महिला से मिलती हैं जिसका नाम है रिपल मेयर बर्ड की जो माँ होती है उससे मिलती है। और वो कहती है कि मेरा बेटा बैंक में है, मैं उससे कहकर जो है आपकी नौकरी लगवा दूंगी। और बर्ड रिपल मेयर जो है वो नौकरी लगवा देता है, लेकिन अल्टीमेटली बर्ड को जैस्मिन से प्यार हो जाता है और जैस्मिन भी कहीं ना कहीं उससे रिलेशनशिप में आ जाती है और इससे वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन बर्ड सोचता है कि जो है बच्चे के जन्म से पहले वो दोनों शादी कर लें, लेकिन होता क्या, हार्लैन नाम का एक व्यक्ति है जिसने बर्ड को गोली मार दी और खुद अपने आप को गोली मार ली, लेकिन बर्ड बच गया, बट वो पैरालाइज हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर एक डैरल नाम का करेक्टर आता है। डैरल ने जैस्मिन को प्रपोज किया, लेकिन जैस्मिन ने मना कर दिया तो डैरल ने उसी रात को आत्महत्या कर ली। अब फिर ये जो है बर्ड के साथ में बर्ड की सेवा पानी करती है, जैस्मिन बर्ड के साथ में रहती है। लेकिन फिर बाद में टेलर आता है, टेलर डफ के साथ आता है और वो कहता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तुमको चलना हो तो चलो। अब यहाँ जैस्मिन बुरा फंस जाती है, लेकिन जैस्मिन ने अल्टीमेटली वो टेलर के साथ चली जाती है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है जैस्मिन की। आई होप समझ में आया होगा। इसके थीम की बात करें तो पर्सनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी, ट्रॉमा और इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है। अब देखिए नेक्स्ट वर्क है ट्रिब्यूट टू पापा। ट्रिब्यूट टू पापा इसको लिखा था ममता कालिया ने। अब देखिए ट्रिब्यूट टू पापा एक पोयम है जिसको लिखा है ममता कालिया ने। ममता कालिया एक इंडियन पोएटेस हैं। इन्होंने जो है 9 वर्ष की एज से ही लिखना शुरू कर दिया था और ममता कालिया ने 25 से ज़्यादा किताबें लिखी जिसमें 4 नॉवेल और 10 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन इंक्लूड है। ममता कालिया ने अपने पोएट्री के वर्क को 2 वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश करवाया। एक तो ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स 1970 में और दूसरा पोएम्स 78 1979 में। इनके पोएम की बात करें तो ममता कालिया का जो पोएम है वो वीमेन के लाइफ के फ्रस्ट्रेशन पर बेस्ड होता है और कहीं ना कहीं हाउस में वीमेंस की सिचुएशन को दिखाया है, हाउस के बाहर और हाउस के अंदर। इस पोएम का मेन फोकस जो है या ममता कालिया का जो मेन फोकस होता था लव पर होता था, वीमेन के डिस्क्रिमिनेशन पर होता था और मेन और वीमेन के रिलेशनशिप पर होता था।
ममता कालिया एक फेमिनिन टाइप की पोएट हैं, फेमिनिन डिजायर्स की पोएट हैं, होप्स, फियर्स और जो है ब्लाइंडनेस एक्सपीरियंस्ड बाय वीमेन इन जनरल। अब देखिए ये जो है ये जनरल वे में वीमेन के द्वारा जो होप्स, फियर्स, लोनलीनेस, अकेलापन, डिजायर्स का फेस किया जाता है, उन सब की ये पोएट हैं। मीन्स इनको पोएट ऑफ फेमिनाइन डिजायर्स कह सकते हैं। और इसके साथ में ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसी पोएम है जहाँ पर ममता कालिया जो है अपने पिता के प्रति एक स्पिरिटफुल कॉम्प्लीमेंट देती है। इस पोएम में एक कम्युनिकेशन दिखाया गया है फादर और जो है डॉटर के बीच में एक एज का कम्युनिकेशन दिखाया गया है। और साथ में ममता कालिया इस बात की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि उनके पिता के आइडियाज़ जो हैं वो अपने आइडियाज़ के ही कारण डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ममता कालिया ऐसा फील करती है कि उसके पिता जो हैं फेल हैं, उसके पिता फेलर हैं, सक्सेस नहीं हैं, इसलिए अपने वो पिता पर प्राउड नहीं कर पाती है। और इसके साथ में पोएट जो है स्टार्टिंग में इस पोएम के पोएट यानी कि ममता कालिया क्वेश्चन करती हैं, है ना। पोएट जो हैं पोएम के इस स्टार्टिंग में पोएट क्वेश्चन करती हैं कि उसके अपने पिता से क्वेश्चन करती हैं, हु केयर्स फॉर यू पापा, पापा तुम्हारी केयर कौन करता है। शी सेज हर पापा टू बी एन अनसक्सेसफुल मैन। वो अपने पापा से कहती है कि आप तो एक असफल व्यक्ति हो और जो है वर्ल्ड में बहुत अच्छा प्लेस नहीं प्राप्त कर पाए हो। पोएट कहती है कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करते, लेकिन उसके पिता ने लिमिटेड ड्रीम्स रखे ज़िंदगी में और उसी में पूरी ज़िंदगी बिता दी। ममता कालिया कहती हैं और ये इच्छा जाहिर करती हैं कि काश उसके पापा स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे होते और वो जो है प्राउडली कह पाती कि मेरे पापा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में है ना। पोएट कहती हैं कि उसके पिता हमेशा एक मॉडल मैन बनने का प्रयास करते हैं, एक जो है आदर्शवादी व्यक्ति बनने का प्रयास किए हैं। और जब वो जो है किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते हैं और बल्कि जब खाली टाइम रहता है तो अपना सारा टाइम वो मंदिरों में बिताते हैं, प्रार्थना करते हुए बिताते हैं, है ना। और इसके साथ में पोएट कहती हैं कि उनके पिता, है ना, उनके पिता वो कहते हैं कि वो अपने पिता के समान या रानी लक्ष्मीबाई के समान नहीं बनना चाहती है। और पोएट कहती है कि चलो ठीक है, 2 गधों वाली ताली मैं तुम्हारी महानता के लिए देती हूँ और जो है 3 ताली रानी लक्ष्मीबाई की महानता के लिए मैं देती हूँ। पोएट जो है सोच रही है, अपने पिता के डिसऑनिंग के बारे में सोच रही है और क्वेश्चन करती है, क्या होगा अगर मैं आपको मिस्टर कपूर लोअर डिवीज़न क्लर्क अकाउंट सेक्शन कहने लगूं तो क्या हो जाएगा। ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसी पोएम है जहां पर बेटी जो है पिता के फेलर के बारे में बात करती है। वो जो है अपने पिता से ओपनली बात करती है, अपने लव अफेयर के बारे में अपने पिता से ओपनली बात करती है और कहती है कि इसमें कोई साइंग नहीं है, फिजिकल इंटीमेशन के बारे में बताने में मुझे कोई साई नहीं है। लेकिन वो अपने लवर के बारे में उस पिता से कहती है और अपने पिता से कहती है क्या होगा कि अगर उसका टमी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाए, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तब क्या होगा। वो कहते कि उसके पिता इतने ज़्यादा साइंग हैं कि वो जो है सोसाइटी को बता नहीं पाएंगे कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, बल्कि वो तो जो इतने ज़्यादा साइनस हैं कि उनके दिमाग में सुसाइड की थिंकिंग आएगी। लेकिन ये कहती है कि आप वो केयरफुल रहेगी, है ना, परेशान मत हो, है ना, वो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट पोएम है द यूनिकॉर्न। देखिए द यूनिकॉर्न को लिखा था सुनीति नाम जोशी ने।
तो देखिए, सुनीति नाम जोशी ने द यूनिकॉर्न पोएम को लिखा। अब द यूनिकॉर्न, अब सुनीति नाम जोशी एक इंग्लिश पोएट और इंडियन पोएट हैं। सुनीति नाम जोशी इंडियन राइटर हैं, लेकिन इसके साथ में वो एक फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट के भी रूप में जानी जाती हैं। फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट के भी रूप में इनको जाना जाता है। और ये जो है, इन्होंने कई सारी कलेक्शन ऑफ पोएट्री को पब्लिश करवाया, कई सारी नॉवेल्स को पब्लिश करवाया, और सुनीति नाम जोशी ने चिल्ड्रन बुक भी पब्लिश करवाया। और इनकी वर्क को कई सारे लैंग्वेज में, जैसे स्पेनिश, इटालियन, डच, चाइनीज, कोरियन और हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ये पोएम द यूनिकॉर्न, नाम जोशी जो हैं, इस पोएम के थ्रू, है ना, अनरियल चीज़ों को रियल चीज़ों से कनेक्ट करने का प्रयास करती हैं। माइथोलॉजिकल चीज़ों को रियल चीज़ों से कनेक्ट करती हैं। और जो है लव और आइडिया ऑफ लव के बीच में जो कंट्रास्ट है, उस चीज़ को दिखाना चाहती हैं। उस चीज़ के बीच में कंट्रास्ट क्या है, उस चीज़ को बताना चाहती हैं। पोएटेस जो हैं यूनिकॉर्न को एक मिथिक एग्जिस्टेंस के रूप में सिम्बलाइज किया है यहाँ पर, है ना। और वो कहती हैं कि ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, ये उसका सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो जो है यूनिकॉर्न को लाती हैं। यूनिकॉर्न शायद एग्जिस्टेंस में हो, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में ये एक मिथ के रूप में पाया गया है। पोएम में पोएटेस जो हैं वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में बात करती हैं। द यूनिकॉर्न पोएम में पोएटेस जो है वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि ये जो वाइल्ड यूनिकॉर्न है ना, ये मिथिकल हॉर्स लाइक वाइट एनिमल है, और जिसके सेंटर से, फोरहेड के सेंटर से एक जो है सींग निकलती है, एक ही सींग है। और पोएटेस जो हैं इस यूनिकॉर्न पर सवारी करती हैं, और जो है ये जो हैं जब सवारी करती हैं तो ये कहती हैं कि अब ये सवार हो गई है तो ये लीव्स एंड सिल्वर थॉर्न, और इसके साथ में फाउल वेदर को भी क्रॉस करने में एबल हैं। ऐसा लगता है जैसे पोएटेस जो हैं नेचर के अगेंस्ट जा रही हो। मतलब यहाँ पर ये सीधा कहना चाह रही हैं कि पोएटेस जो है अपने बेलबेट से पूछती है कि लव, क्या तुम मेरे साथ सवारी करोगे, लेकिन उसका जो लवर है वो पीछे छूट जाता है, वो मना कर देता है, और ये उसको पीछे छोड़ देती है। और यहाँ पर उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, दिल टूट जाता है। लेकिन स्पीकर जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है, वो रुकती नहीं है। यद्यपि उसका लव जो पीछे छूट जाता है, लेकिन ये रुकती नहीं है। यहाँ पर जो है मैन वुमेन रिलेशनशिप को दिखाया गया है। और दूसरा नंबर जहाँ पर लेडी जो है राइड कर रही हैं और चाहती हैं कि उसका लवर या वुमेन या उसका लवर जो उसके साथ जो है क्या करे, उसके साथ सवारी करे वाइल्ड यूनिकॉर्न पर और उसके साथ चले, लेकिन वो मना, जब उसका बिलव्ड उसको रिफ्यूज कर देता तब ये अकेली ही चलती है। और इस पोएम को रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माई लास्ट डचेज या एक और पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे माई लास्ट डचेज में ड्यूक ऑफ फेरारा को तब इंसल्ट महसूस होता है जब उसकी वाइफ एक वाइट म्यूल पर सवार हो जाती है, तो इस तरह से वो कहता है कि इस मैनर में उसके क्वीन को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसी तरह यहाँ स्पीकर इस पोएम में यूनिकॉर्न पर सवारी करती हैं और उससे बताती हैं कि किस तरह से उसका लवर जो है उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता है। इस पोएम में नाम जोशी, जैसा कि नाम जोशी एक लेस्बियन राइटर्स हैं, तो राइटर्स अब यहाँ पता नहीं है कि वो लेस्बियन पोएट के बारे में सोच रहा है, मतलब वो गर्ल लेस्बियन पोएट हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ये जाता है कि राइटर जो कि खुद फीमेल हैं और ये किसी फीमेल गर्ल के लव के बारे में बात करती हैं। इनको जैसे खुद फीमेल हैं और ये किसी
फीमेल किसी गर्ल में किसी गर्ल से इनको लव हो गया है, और जैसा कि इनका रिलेशनशिप जो सोसाइटी में है वो विमेन विद विमेन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए जो है वो जो है बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं उठाना चाहती हैं, अपने लव को फोर्स नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि हमारी इस कन्वेंशनल सोसाइटी में विमेन विमेन रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। और स्पीकर जो है अपनी राइड पर अकेली यात्रा करती है और चली जाती है और कहती है, राइडिंग आ यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल एक्ट फॉर सेक्स, वन नीड्स समवन टू लव। ये कह रहे हैं राइडिंग जो है यूनिकॉर्न पर सवारी करना एक मिथिकल एक्ट है, जैसा कि सेक्स के लिए किसी न किसी व्यक्ति से प्यार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ वाइल्ड यूनिकॉर्न को एक पैसियोनेट लव के रूप में दिखाया गया है, और इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिजायर्स होते हैं इसके प्रति, उस चीज़ को भी वाइल्ड यूनिकॉर्न के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पर सिंबल्स की बात करें तो द फ्रेज ग्रीन लाइट ऑफ ट्रीज एंड डार्क लाइट ऑफ द नाइट कन्वे द टाइम फॉर लव मेकिंग। यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट ऑफ ट्रीज एंड डार्क लाइट ऑफ नाइट, इस चीज़ को टाइम फॉर लव मेकिंग से सिम्बलाइज किया गया है। पास्ट लीव्स का मतलब होता है इमेज ऑफ पास्ट लीव जो सिम्बलाइज करता है वो फीमेल जेनिटल के इमेज को सिम्बलाइज करता है, और यूनिकॉर्न जो है उस हॉर्स से बिलोंग करते हुए पहले से ही वो सेक्सुअल को इन्हांस करता है, और उसके साथ में जो यूनिकॉर्न में मैन जो है एक सेक्स की तरह यूनिकॉर्न में जो यूनिकॉर्न को एक सिंबल ऑफ सेक्स टॉय की तरह ट्रीट किया गया है, उसको सिंबल ऑफ सेक्स टॉय के रूप में देखा जाता है। However, the irony is that since the love stage behind it means the speaker has to carry along with the task only, which in a clear indication of self-stimulation। बात करें कंक्लूजन की तो ये पोएम द यूनिकॉर्न ये ओवरऑल किसी इंसान की लाइफ में जो उसका सेल्फ रियलेंस होता है उसके बारे में है। किसी व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करना भी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, खुद में ट्रस्ट करना चाहिए, और दुनिया क्या कहती है तुम्हारे बारे में इसके अनुसार मूव नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के ट्रस्ट के अनुसार चलना चाहिए। स्पीकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर को भी दिखाती है और कहती है कि डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से वो जो है जर्नी कंटिन्यू कर पाती है। ये पोएम एक ब्लिस है जहाँ पर स्पीकर जो है को ये रियलाइज हो पाता है कि उसे जो है कंटिन्यू चलना चाहिए, और उसके साथ में पास्ट लव और फाउल वेदर के द्वारा वो जो है सेंस ऑफ लॉस को भी आगे छोड़ देती है, मीन्स वो कंटिन्यू चलती रहती है।